मैं बोल देता हूँ सर। अभी बोलो सर, जैसा कि बाकी साथियों ने 3 सदस्य इसमें बोलेंगे और उसके साथ बाद अगर इसी पर लंबा खींचा तो सारे विषय रह जाएंगे, तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो बोल रहे हैं ना, वो आपके साथी बोल तो रहे हैं। जैसा बोलिए सर। जैसा कि बाकी साथी कह रहे थे और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस देश की जनतंत्र की बुनियादी और लोकतंत्र की बुनियादी बहुत मजबूत है और हम सब जितने भी चुने लोग हैं, चाहे किसी भी सदन के सदस्य क्यों ना हो, चाहे वो एमसीडी में हो, विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि सदन की मर्यादा, लोकतंत्र की रक्षा और संविधान की रक्षा करें, क्योंकि उसी लोकतंत्र, उसी संविधान के बदौलत हम सब लोग चुन के यहाँ आए हैं। जो कुछ भी एमसीडी में कल से हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतांत्रिक मर्यादा को, इस देश की संवैधानिक व्यवस्था को तार तार कर रही है। हम तो डे वन से मानते हैं कि इनको लोकतंत्र में और संविधान में विश्वास नहीं है, लेकिन इस तरह से पावर हो तो उसका नंगा नाच करना मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। कल मुझे लगता है कि एमसीडी में जो चुने हुए सदस्य गए हैं, चुने हुए सदस्य अपने मेयर को चुनते हैं और एमसीडी एक्ट में ये प्रोविजन है कि वो मेयर हाउस जब जब वो चाहेंगी, जब जब हाउस बुलाना होगा, वो एमसीडी के मेयर बुलाएंगे। एमसीडी की जो मेयर हैं, उन्होंने हाउस का दिन रखा आनन फानन में। पहले तो कहा गया कि 1 बजे रात में हाउस चलेगा, क्या मजाक हो रहा है। और एलजी साहब दिल्ली में नहीं है, वो छुट्टी मनाने के लिए विदेश में, और रात में विदेश से यह आदेश आ जाता है कि कोई बाबू चेयर पे बैठेगा और वो हाउस को चलाएगा। ये बात केवल कोई पक्ष विपक्ष की नहीं है, चाहे हम हो या हमारे विपक्ष के साथी हो, सबको इसी दिल्ली की जनता ने चुन करके भेजा है। और जब आप चुन करके आए हैं तो आपकी भी इतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि चेयर की मर्यादा बनी रहे। अगर आज जो कुछ भी एमसीडी में हुआ, कल को अध्यक्ष महोदय ये कहेंगे कि भाई विधानसभा के चेयर पे कोई अधिकारी बैठ जाएगा, परसों कह देंगे लोकसभा के चेयर पे कोई अधिकारी बैठ जाएगा, तो फिर इस देश में बाबूशाही चली तो खत्म हो जाएगा ना। तो आज जो कुकृत्य फिर से इन्होंने किया है, देश के सामने इनका वो तानाशाही वाला जो चेहरा था, वो तानाशाही का चेहरा पूरे देश ने आज देखा है। हम सब लोग इस सदन की मर्यादा को, संवैधानिक व्यवस्था को और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने की और संरक्षित रखने की जिम्मेदारी है, और इसीलिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, हम कड़ी निंदा करते हैं। और इस देश के संविधान को, लोकतांत्रिक मर्यादा को कोई अगर तार तार करने की कोशिश किया जाएगा तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं ये मानता हूं कि ऐसे नापाक चेहरे से, ऐसे नापाक लोगों से देश को बचाने की जरूरत है। ये सब लोग इस देश को, जनतांत्रिक व्यवस्था को और देश को कमजोर करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी और पूरे आला कमान करने की साजिश कर रही है। हम इसका विरोध करते हैं। श्री प्रवीण कुमार जी, मैं करवा रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब जब भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन हार जाती है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचने की कोशिश करती है, और वही जो है एमसीडी में कर रही है। जब से आम आदमी पार्टी का मेयर जो है एमसीडी में चुना गया और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से दिल्ली की जनता ने नकार दिया एमसीडी में, उसके बाद तब से ये एमसीडी के पीछे लगातार लगे हुए, किसी तरीके से एमसीडी इनके कब्जे में आ जाए। आज स्टैंडिंग कमेटी का जो इलेक्शन है, गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी एलजी के माध्यम से करवाना चाहती है। कल पूरी तरीके से मेयर शैली ओबेरॉय ने लिख के दे दिया कि आज इलेक्शन नहीं होगा और 5 अक्टूबर को इलेक्शन होगा, लेकिन उसके बावजूद एलजी अमेरिका से बैठ के वो चिट्ठी लिख रहे हैं कि किसी एडिशनल कमिश्नर को बिठा दिया जाए और वो इलेक्शन कराएगा। ये देश में जो है किस तरीके का लोकतंत्र है? ये इस तरीके का हो गया कि आज वो कि कोई अधिकारी जो है एमसीडी में बैठा है, मेयर की कुर्सी पे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की कुर्सी पे, कल को जो है इस विधानसभा में एक आईएएस ऑफिसर बैठ जाएगा स्पीकर की कुर्सी पे और वो कहेगा कि जी अब जो इसी तरीके से काम चलेगा। लोकसभा में भी ऐसे आईएएस ऑफिसर को बिठा देंगे
ब्यूरोक्रेट को बिठा देंगे स्पीकर की कुर्सी पे। ये किस तरीके का लोकतंत्र जो है, किस तरीके का संविधान जो है भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है? क्या इसी दिन के लिए भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में मैंडेट मिला था कि किसी तरीके से वो संविधान का दुरुपयोग करके, एलजी की शक्तियों का दुरुपयोग करके जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो लोकतंत्र के स्तंभ हैं, उनको पूरी तरीके से डिरेल किया जाए? भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से एलजी ने जो ये काम किया है बहुत ज्यादा कुकृत्य है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। मैं खुद जो है एमसीडी का हाउस का मेंबर हूं, आपके माध्यम से आपने जो है जो 13 लोगों को भेजा हुआ है उसमें मैं भी शामिल हूं अध्यक्ष महोदय, और इससे पहले भी आपने भेजा था। आज तक एमसीडी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर या चुनाव करने वाली जगह पे जो है जो कोई ब्यूरोक्रेट आके बैठ जाए। वहां हमेशा जो है चुना हुआ प्रतिनिधि ही बैठ सकता है। लेकिन एलजी ने ये चिट्ठी भेज के पूरी तरीके से लोकतंत्र की, संविधान की हत्या करने की कोशिश करी है। अध्यक्ष महोदय, एक दो लफ्ज जो है एकदम से मेरी बातों में आए कि मालूम ये होता है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। मालूम ये होता है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं ऐसी तकसील नहीं मिलती साहब। कातिल ही मुहाफिज है और कातिल ही सिपाही है। ये आप एक तरीके से बैकडोर से सरकार चलाना चाह रहे हैं। जब हार जाते हैं तो उसके बाद बैकडोर सरकार चलाना चाह रहे हैं। बहुत कुकृत्य, शर्म आनी चाहिए एलजी साहब को इस तरीके के काम करते हुए। संवैधानिक पोस्ट है, उसकी मर्यादा रखनी चाहिए। ये इतिहास में दर्ज होती है सारी चीजें। जब आगे जो है लोग इसको पढ़ेंगे, लोग इसको देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे? ये देश की जनता बहुत समझदार है। देश की जनता ये सोचते हैं कि मूर्ख है, इसी तरीके से चल जाएगा, हम बैकडोर से एंट्री कर लेंगे। लेकिन इस तरीके चलेगा नहीं अध्यक्ष महोदय। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वालों को कहना चाहता हूं कि एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी आप कितने भी कोशिश कर लो, आपके हाथ में कभी नहीं आने वाली। आपकी नीयत गलत है। ये इनके मुंह में ना खून लग गया है। इनके मुंह में जो है एमसीडी के जो 15 साल इन्हें राज किया ना, इनके मुंह में खून लग गया है। ये किसी भी तरीके से एमसीडी को जाने, क्योंकि वो कमाई पुत्र था इनका, ये किसी भी तरीके से उसको जाने नहीं देना चाहते अध्यक्ष महोदय। ये पूरी तरीके एन केन प्रकारेण पूरी ताकत वहां पे लगाना चाहते हैं। बहुत शर्म की बात है, कड़ी निंदा करता हूं मैं। नहीं मदन जी, अभी मैं करता हूं, प्लीज मैं अभी करता हूं। बैठिए 2 मिनट। अभय वर्मा 1 मिनट। मदन जी प्लीज, इसी विषय को शाम तक चला लें। अब क्या करूं बताइए। अभी यहाँ के ऑनरेबल मेंबर दिलीप पांडे जी ने एक वक्तव्य रखा जिसका मैं जबरदस्त विरोध करता हूं। सरासर उन्होंने झूठ बोला है, फैक्ट को तोड़ मरोड़ के कहा है। कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई है। अगर लोकतंत्र की हत्या हुई है तो मेयर ने किया है। अध्यक्ष जी देखिए जनरल जी 15 तारीख को 26 उन्होंने समय मांगा है, बोल रहे हैं। अरे सच सुनने में घबरा जाते हो आप लोग। ये मुझे सच सुनने में घबरा जाते हो। 15 दिन पहले 26 सितंबर को चुनाव तय हुआ था। निगम के लोगों ने नामांकन किया। 26 तारीख को चुनाव होना था और मेयर साहिबा उसको एडजस्ट करके भाग रही हैं। यह है लोकतंत्र की हत्या। चुनाव से क्यों भाग गई? चुनाव क्यों नहीं करवाई? चुनाव जब तय था, नियमानुसार चुनाव हो रहे थे, तो क्यों मेयर साहिबा एडजस्ट कर दी हाउस को? जवाब मेयर साहिबा को देना है ना। और सर, 1.25 साल में एमसीडी का क्या हाल हुआ है? चलिए, पूरी दिल्ली डूब गई बारिश के पानी से। नालियों की सफाई नहीं हुई, गाद नहीं निकाले गए। 2.25 वर्षों से कमेटी नहीं बनी। पूरा एमसीडी ठप पड़ा है और 20 लोग दिल्ली के मर गए पानियों में डूबने के कारण, करंट लगने के कारण मर गए। हो गया अभय जी। और महापौर का कार्यकाल 1 साल का था, 2.25 साल से महापौर बन के बैठी हुई है। तो कहीं ना कहीं सारे लोकतंत्र को तार तार करने का काम एमसीडी के आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने किया है। चुनाव फेस नहीं करना चाहते, चुनाव से भाग जाते हैं और गलत आरोप लगाते हैं। श्रीमान ऋतुराज जी, कुलदीप जी, ये तरीका ठीक नहीं है। बोल रहा हूँ यार ना, मैं डिसअलाउ कर रहा हूँ। बैठिए।
मैं हाउस एडजॉर्न कर दूं, फिर मैं हाउस एडजॉर्न कर दूं। रोहित जी बैठिए, कुछ चेयर की मर्यादा रखिए थोड़ी। बैठिए अभय जी, ऋतुराज जी, अभी अभी बैठिए, बैठिए प्लीज। बैठो भाई, बैठो। वो मालूम है सबको क्यों ब्लॉक है। बैठो वर्मा चलिए जी। ऋतुराज जी, चलिए। ऋतुराज जी आप शुरू करिए प्लीज। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अरे बैठो वर्मा जी यार, बैठो अभय जी आप बैठो। बैठिए प्लीज। वर्मा जी बैठो। चलिए। कभी कभी इनको बोलने का मौका मिलता है। अध्यक्ष जी, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है। यहां किसी के बाप का राज नहीं है। एमसीडी डीएमसी एक्ट से चलता है। हम लोगों ने देश भर में इनके करतूतों को देखा है। चंडीगढ़ के करतूत को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा और देश ने देखा है कि किस तरीके से ऑन कैमरा ये लोग वोट चोरी करते हुए पकड़े गए। इनकी नीयत खराब है, डे वन से खराब है, क्योंकि एमसीडी को ये सबसे बड़ा लूट का अड्डा हमेशा बनाकर रखे हैं। उसी से इनका भाजपा मुख्यालय चलता रहा है। तो वो जो कामधेनु गाय है, उससे इनकी जो मोह माया है वो कभी हट नहीं पाई है आज तक। आप सोचो कि दिल्ली की मेयर चुनाव कराएगी, स्टैंडिंग कमेटी के एक सीट के लिए चुनाव होना है, उसके लिए इतना परेशान है, इतना परेशान है। लेफ्टिनेंट गवर्नर अमेरिका में है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना, क्या इंटरेस्ट है उनका एमसीडी के अंदर में। रात को 8 बजे ऑर्डर करते हैं कि 10 बजे चुनाव कराओ, फिर सुबह 11 बजे ऑर्डर करते हैं कि 1 बजे चुनाव कराओ। अरे जब हाउस एडजर्न हो चुका है, जब यह तय हो चुका है कि चुनाव 5 तारीख को होगा, तो ऐसी क्या आफत है कि 5-7 दिन आप वेट नहीं कर सकते? और ऐसी क्या मजबूरी है? बेसिकली क्या है, इनका ऑपरेशन लोटस केवल स्टेट गवर्नमेंट को तोड़ करके बनाने के लिए नहीं चलता है। इनका ऑपरेशन लोटस पार्षदों को ईडी सीबीआई में फंसाकर, डरा करके, पैसे का लालच दे करके, तोड़कर क्रॉस वोटिंग कराने में भी इनका इंटरेस्ट होता है। जिसके चलते, क्योंकि एमसीडी के अंदर जो है सो दल बदल कानून लागू नहीं होता है। इसके लिए ये ललायित है, परेशान है कि किसी तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके, नियमों का, अफसरों का इस्तेमाल करके, कल जो है सो सिविक सेंटर के अंदर में दिल्ली पुलिस भेज दिया, वहां पर मैं पूरा पैरामिलिट्री फोर्स भेज दिया, पार्षदों को सोचिए सदन में नहीं जाने दे रहे। अरे ये जनतंत्र में जनता इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र लोगों से बनती है। डेमोक्रेसी का मतलब ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल होता है। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से ये देश चलता है, डीएमसी एक्ट से एमसीडी चलता है। आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? आप पार्षदों को अंदर घुसने नहीं देंगे, चुनाव कराने नहीं देंगे। जो मेयर है आपके कुर्सी पर, ठीक कहा इन्होंने, आपकी कुर्सी पे कल को जाकर कोई अफसर बैठ जाएगा और वो हाउस चला सकता है क्या? ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। आज अमेरिका में बैठ करके लेफ्टिनेंट गवर्नर आदेश कर रहे हैं कि मेयर नहीं कराएगा तो डिप्टी मेयर कराएगा, डिप्टी मेयर नहीं कराएगा तो किसी चिंटू को बैठा करके चुनाव करा दो, किसी भी तरीके से करा दो। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, और ये इतने बेशरम लोग हैं। सोचो कि जिस आदमी की चोरी सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ी, जिस आदमी को लेकर के सारा दुनिया ने देखा, उसी आदमी को सजा देने के बजाय, जेल भेजने के बजाय, उसी आदमी को उसी चंडीगढ़ के हाउस में एल्डरमैन बना करके बैठाने का काम किया। ये इनका बेशर्मी का जो है सो चेहरा है, ये चेहरा है इनका। और वो बेशरम आदमी, वो चोर आदमी, वो डकैत आदमी, वो करप्ट आदमी जिसको जेल में होना चाहिए, वो आज उसी हाउस में बैठ करके पूरे सिस्टम को चिढ़ा रहा होता है, संविधान की धज्जियां उड़ा रहा होता है। ये लोग हमको मर्यादा की बात करते हैं, ये लोग मर्यादा सिखाते हैं। ये लोग संविधान विरोधी हैं। इनका बस चले तो वो आज संविधान को बदल करके अपना संविधान लागू कर दें। लेकिन उसी के चक्कर में इनका 400 से 240 हुआ, लेकिन आज तक घमंड टूटा नहीं है। और ये एलजीबी के सक्सेना नरेंद्र मोदी के चिंटू हैं, मतलब नरेंद्र मोदी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और वो जो है अमेरिका में बैठ करके जो है सो आदेश देने का काम कर रहे हैं। ये सरासर लोकतंत्र के खिलाफ है और ये तानाशाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी। ये देश संविधान से चलेगा, एमसीडी डीएमसी एक्ट से चलेगा। किसी के बाप का राज नहीं है कि जो मन में आएगा वो करेगा। धन्यवाद। अजय दत्त जी केवल 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं, इसके बाद आपको। इसमें तो नेगोशिएट ही नहीं करना सर। Sir, thank you. You have given me an opportunity to talk about a very serious matter.
India is known as the biggest democratic country in the world. And the entire world is looking up to India to strengthenize democracy. Looking up to us that the democracy actually should create a new set of process and strengthenize many other countries which are part of, which are in the process of becoming a democratic country. But today, we all are very ashamed. We are very sad that in Delhi, in the capital of India, the BJP is trying to hijack democracy. BJP is trying to break democracy. BJP is trying to hijack the entire system of democracy and also the constitution, which is not acceptable. And we all, as a member of this August Assembly, and also I am member of MCD, we strongly oppose this kind of activities done by Honorable LG Saab, that he should not interfere in any election process, he should not interfere in any electoral issues, he should only be concerned about his role and responsibility. And yesterday we have seen another kind of issues that he is interfering again and again and trying to give direction that he should conduct election. The election is not about just a BJP program. It is not about breaking party. It is not about hijacking people. It is all about the people of India. It is all about the choice of the people of India. And here we strongly oppose, and we would like this House to give some order or to proceed or give some verdict that the democracy cannot be destroyed by any LG or any bureaucrat or anybody, because it is all about the people who has given their life for the democracy and the democratic process of India. Thank you very much, sir. श्री मदन लाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बर्निंग टॉपिक पर बोलने का मौका दिया। आज एक बहुत ही भयानक स्थिति में है हम जब ये देखते हैं कि एलजी ने चुने हुए लोगों की सत्ता को हथियाने की बैकडोर से कोशिश की। वो चाहे पार्लियामेंट हो, वहाँ स्पीकर चलाते हैं, विधानसभा हो स्पीकर चलाते हैं, एमसीडी को मेयर चलाती है। नियम है कि मेयर चलाएंगी, मेयर का अपॉइंटमेंट से पहले प्रोटेम मेयर होंगी। बीजेपी ने पहला खेल वहां खेला। उन्होंने जानबूझकर, जब मेयर का इलेक्शन होना चाहिए था उससे पहले प्रोटेम स्पीकर मेयर कराते हैं इलेक्शन, तो उन्होंने जो परिपाटी है उसको एक तार पर रखकर जो सीनियर मोस्ट मेंबर को चुनकर प्रोटेम मेयर बनाना था, उनको न बना के अपनी पार्टी के एक जूनियर काउंसलर को बनाया। ये लोकतंत्र की पहली हत्या थी। इलेक्शन हो रहा था, इलेक्शन कराना मेयर का प्रोरोगेटिव है। ये अधिकार इस विधानसभा में केवल और केवल आपका है, और आपकी एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर का है। फिर एक परिपाटी के अनुसार, एक कानून के मुताबिक आपके ऑफिस द्वारा एक लिस्ट बनाई जाती है कि अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अवेलेबल नहीं होंगे तो इस क्रम में स्पीकर का पदभार संभालेंगे। वो एक लिस्ट बनती है। तब सर कोई भी मेंबर कैसे उस कुर्सी पर बैठ जाएगा जो अधिकृत ही नहीं है? और अधिकृत करने का अधिकार केवल और केवल उस सदन के नेता को है, और वो सदन का नेता इस समय इस कुर्सी पर आप हैं। पार्लियामेंट में पार्लियामेंट के सेक्रेटरी स्पीकर हैं, और काउंसिल यहां एमसीडी में मेयर है। अगर एलजी साहब ये कहें कि या तो मेयर नहीं तो डिप्टी मेयर, और अगर कोई ना हो तो किसी भी अफसर को बैठा दो,
इसका मतलब तो यह है कि आप शायद ये भूल गए कि ये देश बाबा साहब के कानून से नहीं, बल्कि आपने कोई नई और किताब लिखनी शुरू कर दी है। ये तो कानून में भी मान्यता नहीं है। ये तो किसी भी तरह कोई भी ठीक ठाक से समझदार आदमी जो भी कानून को समझता होगा वो तुरंत ही कहेगा कि ये बिल्कुल ही गलत है और ये कभी भी मंजूर नहीं है, ना हमको, ना आपको, ना कानून को। सर, ऐसे समय में जब लगभग 2 साल हो गए एमसीडी को बने और अब तक हम स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से एलजी ने एक्ट करते हुए जानबूझकर पहले एल्डरमैन्स की ऐसे गिनती लगाई थी सब इलाकों में कि वहां हर बार गिनती को पूरा करके उनका चेयरमैन बनाया जाए। ये सोची समझी राजनीति थी, सोचा समझा। ये एलजी का काम नहीं है। एलजी को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। मदन जी कंक्लूड और सर, अगर पॉलिटिक्स में हिस्सा किसी को लेना हो तो इलेक्शन लड़े, फिर स्पीकर बने, मेयर बने, प्रधानमंत्री बने। चोर दरवाजे से सत्ता हथियाई नहीं जा सकती। मैं इस सदन के माध्यम से उन सभी से जो इस दुष्कृत्य के पीछे हैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप कानूनी गलत काम कर रहे हैं। मेयर ने अगर 2 साल इलेक्शन नहीं हुआ है, क्या हो गया अगर 1 हफ्ते बाद की डेट दे दी है? इसमें कौन सा पार्ट टूट रहा है? और एलजी साहब तो यहां है ही नहीं, वो तो अमेरिका बैठे। फिर ऐसे कौन से अफसर हैं जिनके पेट में दर्द है? वो क्यों परेशान है? सर, अगर वो ये कहें कि स्पीकर नहीं, वो मेयर नहीं है, डिप्टी मेयर नहीं है, तो हाउस बुलाया जाएगा। हाउस दोनों में से कोई एक बुलाएगा। और अगर किसी को डेट पर ऐतराज है तो फ्लोर पे जाओ, टेस्ट करो। आपकी गिनती वहां पूरी नहीं है, आप वहां भी हारेंगे। इसलिए आप बार बार जानबूझकर इसको बतरंग बना के लोगों में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, क्योंकि आपके मन में बेईमानी है। सर, इलेक्शन 5 को ही होना चाहिए जैसा मेयर साहिबा ने ऑर्डर किया, और वही तर्कसंगत भी है, न्याय संगत भी है। इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से उन सभी से निवेदन करता हूं कि कृपया अपनी फजीयत करवाना बंद कर दीजिए। अनलगल बातें आप करना इस सदन में भी बंद कर दीजिए कि आप उनको सपोर्ट करते हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं। मदन जी, थैंक यू सर। विजेंद्र जी, विजेंद्र जी जरा शॉर्ट में रखिए प्लीज। धन्यवाद अध्यक्ष जी। महापौर के विषय में यहाँ बात हो रही है। अध्यक्ष जी, मैं संक्षिप्त में दिल्ली नगर निगम का गठन 6 दिसंबर 2022 को हुआ था और 6 दिसंबर 2022 के बाद लगभग 2 साल होने वाले हैं, पौने 2 साल हो चुके हैं, स्टैंडिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है। दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट ना होना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है पूरी दिल्ली के लिए, और आज जिसके कारण दिल्ली अस्त व्यस्त है, नगर निगम अपनी जिम्मेदारी नहीं निर्वाह कर पा रही, उसका बड़ा कारण ये है कि स्टैंडिंग कमेटी का गठन ना होना। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि लगातार ये कोशिश की गई है रूलिंग पार्टी के द्वारा वहां पर कि स्टैंडिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट ना हो, वार्ड कमेटी कॉन्स्टिट्यूट ना हो। दिल्ली नगर निगम के डीएमसी एक्ट के अनुसार रूल 44 में डीएमसी की जो पावर है, कॉरपोरेशन की जो पावर है, वो 3 जगह वेस्ट करती है। एक कमिश्नर, दूसरा वार्ड्स कमेटी और तीसरा स्टैंडिंग कमेटी। अब सवाल ये है कि कॉरपोरेशन की पावर जहां वेस्ट करती है, जहां पर इलेक्टेड लोग हैं, जहां वो जो फैसला लेंगे वो मान्य होगा और वो एग्जीक्यूटिव, वो उसका आधार एग्जीक्यूटिव होगा, यानी कि वो एग्जीक्यूट होगा। दिल्ली नगर निगम के अंदर स्टैंडिंग कमेटी में 5 करोड़ रुपए से अधिक जो काम है, 5 करोड़ रुपए से अधिक के काम, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का अधिकार स्टैंडिंग कमेटी का, कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार स्टैंडिंग कमेटी का, टेंडर कॉल करने का और उसको मैच्योर करने का और अवार्ड करने का, वो काम स्टैंडिंग कमेटी का है।
आप समझिए पिछले 1.25 साल से दिल्ली में 5 करोड़ रुपए से अधिक का कोई काम ही नहीं हो रहा नगर निगम का। अब जैसे अभी जो कंसेशनर अपॉइंट होना है कूड़ा उठाने वाला, उसका काम, उसका टर्म पूरा हो गया, 3 साल 4 साल 5 साल जितने साल के लिए भी उसको ठेका दिया गया था। अब नए टेंडर होंगे तो उसके बाद वो नई अपॉइंटमेंट होगी, लेकिन वो नहीं हो रही है। इसी तरह मशीनरी परचेज करनी है, उसी तरह से आपके ढलाव ये मेंटेन करने हैं, सैनिटरी लैंडफिल्स मेंटेन करनी है, सड़कें बनानी है और बिल्डिंगें बनानी है, तो तमाम चीज़ें सारी रुक गई। इसी स्टैंडिंग कमेटी में लेआउट, और ये जो अधिकार है सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी का है, टेंडर को मैच्योर करना और उसको अवार्ड करना, ये 1 मिनट में 3 मिनट मुझे 3 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा, 2 मिनट में 2 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा बात पूरी। इसी तरह लेआउट भी सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी की पावर है, उसके अलावा ना कमिश्नर को पावर है, ना भारत के राष्ट्रपति के पास भी वो पावर नहीं है। जो पावर स्टैंडिंग कमेटी की है लेआउट को अमेंड करने की या लेआउट को पारित करने की, रीलेआउट बनाने की। पिछले 1.25 साल से दिल्ली में जो दिल्ली नगर निगम का अधिकार क्षेत्र है, 97% दिल्ली नगर निगम के पास है। दिल्ली नगर निगम जिसको होल्ड करता है, वहां पर कोई लेआउट पारित नहीं हुआ है। मुझे समझ नहीं आता कि पहले आपने स्टैंडिंग वार्ड कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं होने दी, बिना मतलब के उसको रोके रखा, और यही सब चीजें जब वार्ड कमेटी के चुनाव थे तब भी यही हुआ था, जब महापौर उनको उसकी डेट वापस लेके चली गई थी और वो वार्ड कमेटी उनके इच्छा के विरुद्ध कॉन्स्टिट्यूट हुई है। इसी तरह स्टैंडिंग कमेटी के जब 17 मेंबर इलेक्ट हो चुके हैं, तो एक मेंबर को क्यों नहीं इलेक्ट होने दिया जा रहा, जिससे कि एक मेंबर इलेक्ट नहीं होगा तो बॉडी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो पाएगी, और बॉडी कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी तो वो काम नहीं कर पाएगी। मैं आम आदमी पार्टी की इस भावना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि वो कल मोबाइल अंदर लेके जाने, जबकि मोबाइल वोटिंग के समय मोबाइल लेकर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन आपकी एक ही जिद थी कि मेंबरों को मोबाइल ले जाने दिया जाए। ये पूरी तरह गलत था, मोबाइल अंदर नहीं जाना चाहिए जहां वोटिंग हो रही है। दूसरा, बार बार हाउस को एडजॉर्न करना, वोटिंग को टालना, ये पूरी तरह से गलत है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति, आप मेयर का चुनाव नहीं होने दे रहे, 1 साल का टर्म था, दलित, क्योंकि वहां पे पार्षद को मेयर बनना था, आपने पूरा दलित का जो टेन्योर है वो आपने, आम आदमी पार्टी ने वो अधिकार छीन लिया। तो इसलिए मेरा ये साफ कहना है कि इस पूरे उसमें जो गड़बड़ झाला आप कर रहे हैं, इस गड़बड़ झाले को आप रोकिए और इस मेंबर का चुनाव करवाइए और स्टैंडिंग कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट होकर उसका काम होने दीजिए। धन्यवाद। नहीं, मैं अब किसी को नहीं, प्लीज, मैं किसी को, मेरे पास बिजनेस बहुत ज्यादा है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। माननीय सदस्यगण, माननीय उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की कार्रवाई बहुत ही गंभीर मामला है। मैंने दिल्ली नगर निगम एक्ट का अभी अध्ययन किया है। इसमें जिस एक्ट का उन्होंने हवाला दिया है 487 रूलिंग का एलजी ने, वो इससे संबंधित नहीं है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सीधा हमला है। स्थायी समिति की चुनाव प्रक्रिया की अध्यक्षता मेयर या उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी मेयर या किसी सीनियर मोस्ट कॉरपोरेशन के सदस्य द्वारा की जाती है। इस संवैधानिक कर्तव्य को निभाने के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त करना निर्वाचित सदन का मजाक उड़ाना है, जिसे दिल्ली के लोगों ने चुना है। मैं माननीय उपराज्यपाल की इस जल्दबाजी को समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि उन्होंने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव से कोई सबक नहीं सीखा है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और कानून की रक्षा करनी पड़ी। धन्यवाद। रेजोल्यूशन श्री कुलदीप कुमार जी, ऑनरेबल मेंबर टू मूव ए रेजोल्यूशन रिगार्डिंग मिक्स्ड लैंड यूज। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करने के लिए सदन की परमिशन चाहता हूं। हाँ, बोलिए। अध्यक्ष जी, गुप्ता जी, बहुत गंभीर मसला है डेयरियों का, आप कृपया बैठ जाएं।
अध्यक्ष जी, दिल्ली के अंदर 1975-76 में दिल्ली के अंदर गाय भैंस के रखरखाव के लिए दिल्ली के अंदर डेयरियों को आवंटित किया गया था, जिसमें पहले परमिशन तो मांगिए आप। अध्यक्ष जी, मैंने तो मांगी। एक बार दोबारा करिए। अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करने के लिए सदन की परमिशन चाहता हूं। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, हाँ। जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता। प्रस्ताव पारित हुआ। सदन द्वारा माननीय सदन को संकल्प प्रस्तुत करने की परमिशन दी गई। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों को दूध की आपूर्ति हो और उसके साथ साथ हमारे दिल्ली के अंदर जो गाय भैंस पशुपालक करने वाले लोग हैं, उनके लिए 1975-76 में अध्यक्ष जी दिल्ली के अंदर डेयरियों को अलॉट किया गया था, जिसमें डीसूप का विभाग, एमसीडी का विभाग, जिन्होंने डेयरियों को अलॉटमेंट करने का काम 1975-76 में करने का काम किया था। लेकिन अध्यक्ष जी, जिस समय पर ये डेयरियां आवंटित की गई, अलॉट की गई, वो दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों की तरफ, जैसे गाजीपुर डेयरी फार्म है तो वो दिल्ली यूपी के बॉर्डर पे दिल्ली के बाहर की तरफ है। जैसे घड़ोल डेयरी फार्म है तो वो दिल्ली यूपी नोएडा के बॉर्डर पे है। मदरपुर खादर है। ऐसे ही तमाम दिल्ली के अंदर 11 भलसवा डेयरी फार्म है। हाँ, लगभग मेरे पे एक लिस्ट थी। हाँ, लगभग 11 डेयरी फार्म है अध्यक्ष जी, जो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में आवंटित किए गए थे। लेकिन उस समय पर वहाँ के हालात कुछ और थे और आज के हालात अध्यक्ष जी कुछ और हो चुके हैं। आज वहाँ डेयरी संचालित करने वाले लोगों के लिए पशुपालन वहाँ करना एक चुनौतीपूर्ण काम हो गया है। इसी के लिए अध्यक्ष जी आज एक संकल्प में यहाँ पर आपकी परमिशन से पढ़ रहा हूँ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा दिनांक 27 सितंबर 2024 को आयोजित अपनी बैठक में संकल्प करती है। इस सदन में संज्ञान में आया है कि तत्कालीन दिल्ली प्रशासन ने वर्ष 1976 में शहर की आबादी से दूर घने जंगलों में पशु पालने के लिए उपयुक्त स्थानों पर डेयरी फार्मों की स्थापना की थी। दिल्ली के निरंतर विकास के परिणाम स्वरूप इन डेयरी फार्मों के आसपास कई आवासीय कॉलोनी का निर्माण हो गया, जिस कारण कई डेयरी मालिकों को अपना व्यवसाय बंद करना पड़ा और स्थानीय निवासियों की मौजूदा डेयरी फार्मों के कारण अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन कठिन परिस्थितियों के कारण कई डेयरी मालिकों ने पशुपालन का काम छोड़ दिया और उन पर आजीविका का खतरा मंडरा रहा है। इसके दृष्टिगत दिल्ली सरकार ने वर्ष 2018-19 में श्री गुलाब सिंह यादव जी की अध्यक्षता में एमसीडी, ड्यूसूप, डीडीए और डेयरी फार्म के प्रतिनिधियों की एक समिति का गठन किया, जिसने अनुमोदन किया कि इन डेयरी क्षेत्रों का भूभाग बदलकर मिश्रित भूभाग प्रयोग मिक्स लैंड यूज में किया जाए। यह आश्चर्यजनक है कि उस समिति की सिफारिश अभी तक लागू नहीं हो पाई है और लगभग 2.5 लाख लोगों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है और वह अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हैं। उपरोक्त गंभीर स्थिति को देखते हुए यह सदन दृढ़पूर्वक अनुमोदन करता है कि उक्त समिति की सिफारिशों के दृष्टिगत उक्त डेयरी क्षेत्रों का भूभाग बदलकर मिश्रित भूभाग प्रयोग मिक्स लैंड यूज किया जाए और लगभग 5 दशकों से स्थापित डेयरी फार्मों संबंधित मालिकों को अविलंब मालिका हक प्रदान किया जाए। धन्यवाद। श्री जय भगवान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं जो अभी कुलदीप भाई ने प्रस्ताव रखा है डेयरी फार्मों के लिए, उसका समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1974 में जो दिल्ली की अलग अलग डेयरियां जो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर थी, उनका नोटिफिकेशन किया गया और 1975 और 76 में इनको अलॉटमेंट की गई, जिसके अंदर घड़ोली डेयरी, भलसवा डेयरी और गोयला डेयरी, शाहबाद डेयरी, गाजीपुर डेयरी, मशहूदपुर डेयरी, मदनपुर खादर डेयरी, ककरौला डेयरी, नंगली डेयरी और भी 1-2 डेयरियां हैं जिनका नाम मेरे पास नहीं है। तो ये करीब 11 से 12 डेयरियां पूरी दिल्ली के अंदर
अलग अलग क्षेत्र में से उठा करके दिल्ली गेट के आसपास या अलग अलग क्षेत्रों से उठा करके इनको दिल्ली के बॉर्डरों पे डाल दिया गया। और वहाँ पर अध्यक्ष महोदय सबसे बड़ा जो मुद्दा था, जब बॉर्डरों पे इनको डाला गया तो वहाँ पर इनके लिए व्यवस्था नहीं थी, ना ही तो इनके सैनिटेशन की कोई व्यवस्था थी, ना ही इनका जो गोबर, जो भैंसों का जो गोबर है उसको डालने के लिए कोई व्यवस्था की गई, ना ही जो इनके लिए पानी की व्यवस्था की गई, ना ही वैक्सीन की व्यवस्था की गई, ना ही मेडिसिन की व्यवस्था की गई। जब डेयरी वाले अपनी डेयरियों को लेकर के इन जगह पर पहुंचे तो उनकी जो भैंसें हैं वो मरने लगी और बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई, जिसकी वजह से काफ़ी डेयरी वालों ने अपने प्लॉट छोड़ दिए और वो वापस दूसरी जगह पहुंच गए, जिसकी वजह से इन डेयरियों के अंदर धीरे धीरे वो अपने जो प्लॉट उनको अलॉट हुए थे वो सारे प्लॉट दूसरे लोगों को बेच करके वो चले गए। अध्यक्ष महोदय, इन कॉलोनियों के अंदर अब क्योंकि ज़्यादातर रेजिडेंशियल एरिया है और सबने अपने जो घर है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना रखे हैं, बड़े बड़े बना रखे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है अध्यक्ष महोदय वो ये है इसके अंदर कि एक डेयरी वाले का जो बेटा है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो डेयरी चलाएगा, क्योंकि मैं भी उसी डेयरी के अंदर रहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, अगर मेरे पिताजी डेयरी चलाते थे तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं डेयरी चलाऊँगा। तो सभी बच्चे आज पढ़ लिख गए हैं, वो आगे बढ़ गए हैं, तो वो डेयरी करना नहीं चाहते। और 97% इन डेयरियों के अंदर आज घर बन गए हैं, रेजिडेंशियल एरिया हो गया है और कमर्शियल यूज़ हो रहा है। तो अध्यक्ष महोदय, सबसे पहला जो मेरा मुद्दा ये है, क्योंकि अभी माननीय कुलदीप कुमार जी ने बताया कि हमारे गुलाब सिंह जी की अध्यक्षता में 2019 में करीब 6/8/2019 को एक पॉलिसी बनाई गई दिल्ली सरकार की तरफ से, जिसमें हमारी जो कमेटी ने 22/8/2019 और 30/8/2019 को दौरा भी किया सभी कॉलोनियों के अंदर जाकर के, डेयरियों के अंदर। और इस कमेटी की 17/9/2019 को और 24/9/2019 को मीटिंग हुई और मुद्दा तय हुआ कि जो इन डेयरी वालों को इनका जो मालिकाना हक है वो दिया जाए और जो मिक्स लैंड यूज़ है वो किया जाए, क्योंकि अभी क्या है वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही है, कई चीज़ें हैं, तो वो ये चाहते हैं कि उनको उन डेयरियों का मालिकाना हक दिया जाए सबसे पहले तो, और मिक्स लैंड यूज किया जाए, लैंड यूज चेंज किया जाए। तो अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाहता हूँ कि माननीय एलजी साहब ने एक ऑर्डर है, मैंने भी पढ़ा था, इसके अंदर एलजी साहब ने 9/1/2001 को जो मशहूदपुर डेयरी है उसके लिए ऑर्डर किया और उसको रेगुलराइज कर दिया। वो भी डेयरी थी, अब वो रेजिडेंशियल एरिया हो गया है। अभी जैसे कि मैं बात करूं शाहबाद डेयरी की, तो 1976 के अंदर वहाँ पर प्लॉट काटे गए और वो डेयरी वाले वहाँ से चले गए, और जब वहाँ पर चले गए तो 10-12 डेयरियाँ वहाँ पर रह गई, और उसके बाद में वहाँ पर करीब 10-12 डेयरियाँ रहने के बाद में सरकार ने दोबारा से 1986 में शालीमार बाग और केला गोदाम से वहाँ पर जगहों के प्लॉट अलॉटमेंट कर दिए, रेजिडेंशियल एरिया बना दिया उस एरिया को, क्योंकि डेयरियों के बीच में जहाँ जगह बची हुई थी वहाँ पर डेयरियों के बीच में रेजिडेंशियल प्लॉट काट दिए। अध्यक्ष महोदय, अब वो जो पूरा एरिया 99% रेजिडेंशियल एरिया है और सभी ने 3-3, 4-4 मंजिल सब ने प्लॉट बना रखे हैं और सब लोग घरों में रहते हैं, बच्चे पढ़ लिख गए हैं। सब लोग चाहते हैं कि अब जो उनका जो एरिया है उनको मालिकाना हक दे दिया जाए और ये जो प्लॉट है इनको रेगुलाइज कर दिया जाए, क्योंकि अगर व्यवस्था होती पहले से तो यहाँ पर डेयरी फार्म चलते हैं। अब क्योंकि वहाँ पर डेयरी यहाँ है भी नहीं, क्योंकि डेयरियाँ भी बहुत कम हो गई हैं और डेयरियाँ कोई करना भी नहीं चाहता अब। और क्योंकि अभी लास्ट टाइम मैं एक जगह गया था, वहाँ पर कमिश्नर के पास, कंक्लूड ही कर रहा हूँ। तो क्योंकि जो डेयरी फार्म अपनी स्वेच्छा से अगर वो शिफ्ट करना चाहता है घोघा डेयरी में तो वो शिफ्ट कर सकता है, और जो लोग रेजिडेंशियल एरिया में रहना चाहते हैं तो उनको मालिकाना हक दिया जाए। और मैं जो कुलदीप भाई ने जो ये प्रस्ताव लेकर आए डेयरी वासियों के लिए, इसका समर्थन करता हूँ, पुरजोर समर्थन करता हूँ कि इन सभी एरिया को मालिकाना हक दिया जाए और इनको जो लैंड यूज है वो चेंज किया जाए, मिक्स लैंड यूज दिया जाए। धन्यवाद। श्री नरेश यादव जी। भाई ये ऊपर बैठे हैं, कोई भी ताली नहीं बजाएगा, मुझे तालियों की आवाज आ रही है ऊपर से। सूचना देना, पलसवा डेयरी में नरेश जी, आंदोलन इसको लेके हुआ था, तो एमसीडी में हम प्रस्ताव लेके आए और एमसीडी ने इसको पास करके भेज दिया है कि इन लोगों को वहीं रहने दिया जाए और इसका लैंड यूज चेंज कर दिया जाए। चलिए। हाँ
धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे दिल्ली की डेयरियों के बारे में बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, माननीय गोपाल राय जी ने जो 2018-19 में कमेटी बनाई थी श्री गुलाब सिंह जी की अध्यक्षता में, उसमें मैं भी एक मेंबर था और मुझे भी इन सभी डेयरियों में जाने का मौका मिला। हमने जब डेयरियों का विजिट किया तो वहाँ पर देखा कि जो डेयरियाँ हैं अब हकीकत में वहाँ डेयरियाँ नहीं हैं और रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ बन चुकी है। लगभग 70-80% तक वहाँ बिल्टअप मकान बन चुके हैं। तब हम इसके तह में गए और हमने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सरकार ने तो ये डेयरियाँ दी थी, ये अध्यक्ष जी ये डीडीए ने अलॉट करके ये डेयरियाँ दी थी। ये जितनी भी 11 की 11 डेयरियों की बात चल रही है, ये इनक्रोचर्स नहीं है, इन्होंने अपनी मर्जी से वो ज़मीन नहीं ली, इनको डीडीए ने लैंड अलॉट की थी और केवल उन्हीं जो डेयरीज इनको दी है उसी पर इन लोगों ने मकान बनाए। और कुछ जो डेयरियाँ उसमें अभी भी भैंस वगैरह रखते हैं लोग। कई लोगों ने ऐसा भी किया कि ग्राउंड फ्लोर पे भैंस है और ऊपर मल्टी स्टोरी बना के मकान बना लिया और कुछ किराए पे दिया। तो अध्यक्ष जी, मैं आपको इसका जो मेन रीजंस थे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हमने पूरा सभी डेयरियों में, अलग अलग डेयरियों में विजिट किया, मेरे यहाँ पर भी मसूदपुर डेयरी है जो डूसिब के अंडर है, मदनपुर, खादर, गाजीपुर, कई डेयरियों में मैं भी गया। तो अध्यक्ष जी, यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स ने, एमसीडी ने, डूसिब ने जो सुविधाएं देनी थी, जैसे वेस्ट डिस्पोजल नहीं होता था, चारों तरफ गोबर फैला हुआ है, और इसके अलावा पानी की कोई सुविधा नहीं थी। मसूदपुर डेयरी में जब मैं 2015 में विधायक बन के आया, एक बूंद पानी भी किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से नहीं आता था। वहाँ हालात ऐसे थे कि डेयरी चलाना बहुत मुश्किल था। और ये जितने भी डेयरी के ओनर्स थे, इन्होंने मजबूरी में इन डेयरियों को कन्वर्ट कर लिया एक तरह से मकान में, रेजिडेंशियल एरिया में, या थोड़ा सा कुछ किसी ने कोई काम भी अपना स्टार्ट कर दिया उसी डेयरी के स्पेस के अंदर। तो ये ओवरऑल जब हम लोगों ने सबने माननीय मंत्री गोपाल राय जी के साथ में डिस्कशन किया और सारी रिपोर्ट पेश की, कमेटी ने पूरी रिपोर्ट पेश की, तो और ये जो पॉलिसी बनी थी, कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया 6/8/2019 में अध्यक्ष जी, और कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी वो दी थी 14 अक्टूबर 2019 में, और ये सारे रीजन्स उसमें मेंशन किए गए। और हमने लास्ट फाइनल कंक्लूजन ये निकाला कि इन सभी 11 की 11 डेयरियों को मिक्स लैंड यूज में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिससे कि ये लोग अपनी आजीविका भी चला सकें और वहाँ पर अपने परिवार के साथ रह भी सकें, और अगर एक्स्ट्रा स्पेस है तो उसको किराए पे दे के अपना गुजारा बसर कर सकें। ये एक फाइनल कंक्लूजन था इस पॉलिसी का, और आज जो ये प्रपोजल रखा गया है ये उसी पॉलिसी से संबंधित रखा गया है जो कुलदीप भाई ने रखा है। मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। इसमें 2 डिमांड है अध्यक्ष जी, एक तो मिक्स लैंड यूज इन सभी को दे दिया जाए, दूसरा इनको ओनरशिप दे दिया जाए। आज भी डीडीए ने इनको लीज पे, लाइसेंस पे रखा हुआ है, और वो लाइसेंस और लीज में ये लोग अटके हुए हैं। तरह तरह के इनके ऊपर टैक्सेस लगाए जाते हैं। खुद डूसिब के पास भी अपनी कैलकुलेशन नहीं है। मैं बहुत बार गया हूँ, मेरे पास कई बार नोटिस इशू कर दिए जाते हैं, सीलिंग प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाती है, कभी वहाँ पर एमसीडी आ जाती है, क्योंकि इन्होंने कुछ मकान भी बनाए हैं तो एमसीडी वहाँ पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए इनके खिलाफ नोटिस इशू कर देते हैं। इसके अलावा अध्यक्ष जी यहाँ पर एनजीओज आ जाते हैं कि ये तो डेयरियाँ थी और ये आज तुमने मकान क्यों बना लिए, तो ब्लैकमेलर्स आ जाते हैं इनके पास में। लेकिन मैं आज फिर इस सदन में कह रहा हूँ, और मेरे ख्याल से जो हमारे अपोजिशन के, बीजेपी के लोग हैं वो भी सहमत होंगे, ये इंक्रोचर्स नहीं है, इन्होंने कोई सरकारी ज़मीन पे कब्जा नहीं किया, ये अलॉटीज़ हैं, और अलॉटीज़ ने जो सुविधाएं नहीं मिलने के कारण इन्होंने अपना लैंड यूज चेंज कर लिया। 80-90% लैंड यूज चेंज हो चुका है, और आज की जो स्थिति है उसमें केवल एक ही इसका हल निकलता है कि इनको मिक्स लैंड यूज का एक रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल में इनको एक ऑफर दिया जाए, जिसमें जो भी रूल रेगुलेशंस के हिसाब से चार्जेस हैं वो चार्जेस लिए जाएं, और जो लीज और लाइसेंस है उसको समाप्त करके इनको ओनरशिप दी जाए। ये मेरी डिमांड है, और इस संकल्प को मैं समर्थन करता हूं। और माननीय मंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं, गोपाल राय जी का, उन्होंने लगातार इस विषय में खूब मीटिंग्स की है। सारे डेयरी जो प्रतिनिधि है वहाँ पर आते थे, संतराम जी थे हमारे यहाँ से, सुशील जी, अमरजीत जी, ये सभी लोग आए हैं, और साथ में
इसमें जो हमने लीगल के लिए सोमनाथ भारती जी हमेशा हमारे साथ मीटिंग में आए, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और ये सारी पॉलिसी बनी, कमेटी ने पॉलिसी दी, उसके बाद में ये संकल्प आया और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये आगे जाके पॉलिसी नोटिफाइड भी होगी और इनको ये मालिकाना हक मिलेगा और मिक्स लैंड यूज में ये इनका लैंड यूज चेंज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अध्यक्ष जी जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सही राम जी, देखिए इसमें नहीं, मदनलाल जी अब इस पे नहीं, केवल मेरे पास दो नाम और आए हुए हैं। सही राम जी पहले खड़े हैं। सही राम जी भाई, आज विषय जो रह जाएंगे, भाई मदन जी अभी एक सेकंड, सही राम जी खड़े हुए हैं ना। सही राम जी 1 मिनट में बात पूरी करिए प्लीज। अध्यक्ष महोदय, आप अंदाजा लगाओ कि आज से 48 साल पहले इन डेयरी वालों को वहां बसाया गया था, अलग अलग जगह कि दिल्ली से गाय भैंस बाहर की जाए। 48 साल पहले इनका परिवार कितना था जिनको अलॉटेड हुई, और आज इनका परिवार कितना बड़ा हो गया होगा 48 साल में। 48 साल में इनका परिवार भी बढ़ा, परिवार के साथ साथ इनके पशु भी बड़े होंगे। और 48 साल के बाद आपकी जानकारी में आया होगा भी, जैसा अजय भाई ने बताया, इनके यहाँ भी एमसीडी और डूशुप के लोग सीलिंग करने गए, वहां भारी हंगामा हुआ, उनको बैरिक वापस करना होना पड़ा। इसी तरह से कुछ दिन पहले मधुपुर डेयरी फार्म में भी, मधुपुर खादर की डेयरी फार्म में भी कुछ डेयरियां सील की गई। इस कमेटी का मैं भी मेंबर हूं, मैंने भी ये प्रस्ताव पहले भी रखा था कि इन लोगों का, अध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कमेटी ने भी रिक्वेस्ट की थी, एमसीडी में भी पास हो चुका है कि इनको मालकाना हक फ्री होल्ड करके इनको मालकाना हक दे दिया जाए। इतनी सी बात है, उसके लिए कई हजार लोगों के ऊपर तलवार लटकी हुई है। और उसमें दूसरी रिक्वेस्ट मेरी है सरकार से भी, निगम में भी, कि जब तक इस पे फैसला ना हो जाए, इनको मालकाना हक ना दिया जाए, तब तक के लिए जो सीलिंग की तलवार इनके ऊपर लटकी हुई है, उस सीलिंग को तुरंत रोका जाए। अध्यक्ष महोदय, बड़े मजे की बात है कि ये कार्रवाई कहां से शुरू हुई, सबसे बड़ी बात तो ये है, एक एनजीओ ने एनजीटी में केस डाला कि जी सफाई व्यवस्था नहीं हो रही, पशुओं के साथ क्रूरता हो रही है। अध्यक्ष महोदय, सफाई व्यवस्था करना किसकी जिम्मेवारी है, ये भी सोचना पड़ेगा आपको। वहां सुविधा देने की जिम्मेवारी किसकी है, ये भी सोचना पड़ेगा आपको। अगर वहां ये सब सरकारें, निगम या डूशुप या डीडीए ये सब फैसिलिटी वहां दे देती तो ये नौबत ना आती, नंबर 1। नंबर 2, जब परिवार बढ़ा है, पशु बढ़े हैं, तो नेचुरल है कि वहां जो काम करने वाले लोग हैं वो भी बढ़े होंगे। अब उनके रहने की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी डेयरी वाले को, चाहे वो नीचे डेयरी करके ऊपर अपना मकान बनाए, उससे ऊपर जो काम करने वाले उनके लिए बनाए। ये तो बहुत जरूरी है, सिंपल सी बात है, ये तो समय की जरूरत है। अध्यक्ष मेरा महोदय, आपसे मेरा निवेदन है, कुलदीप भाई जो ये प्रस्ताव लाए हैं, इस पर गहनता से विचार करके जल्द से जल्द एक फैसला लिया जाए कि इनको फ्री होल्ड करके इनको मालकाना हक दिया जाए। ये मेरी सदन से रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मदनलाल जी, अभी ये विषय बहुत हो गया, प्लीज। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। 1974-75 का वो टाइम है जब इमरजेंसी का टाइम था। दिल्ली के गांवों को शहरीकृत गांव कर दिया गया था। ऐसे समय में जिनके पास गाय भैंस थी, सबसे सरकार को परेशानी होने लगी। काऊ हट्स खत्म हो गए, चरागाह बंद हो गए, थे ही नहीं। दिल्ली के एक्सपेंशन के साथ साथ जितनी खेती की जमीनें थी वो सारी मकानों में बदलने लगी। दिल्ली में एशियाड 82 होना था। 82 में सरकार पॉलिसी बना रही थी कि कैसे हम विदेशी लोगों के सामने दिल्ली को प्रेजेंट करेंगे। तो दिल्ली सरकार ने, तत्कालीन दिल्ली सरकार ने जो कांग्रेस की थी, और उस समय BR टमटक कमिश्नर हुआ करते थे एमसीडी के, उन लोगों ने घर घर जाके लोगों की गाय भैंस को जबरदस्ती छीना और चराह गांव में भेज दिया। लोगों ने शोर मचाया, तब इन्होंने ये डेयरी फार्म अलॉट करने शुरू किए। इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क यही था कि दिल्ली के जहां जहां डेयरियां हैं लोगों के पास, उनके पास सफिशिएंट जगह नहीं है, सिविक एमिनिटीज नहीं है, सिविक सर्विसेज, लिहाजा इनको कहीं एक और जगह कंसोलिडेट कर दिया जाए। इसलिए ये 10-11 जो दिल्ली में डेयरी फार्म बने, उसके पीछे केवल एक वही तर्क था। पर सरकार ने वो बनाई तो सही,
पर उसके साथ साथ उन लोगों को वो मूलभूत सुविधाएं जो वहां दी जानी चाहिए थी, क्योंकि केवल जानवर शिफ्ट नहीं होने थे, लोग भी शिफ्ट होने थे, उन लोगों को रहने के लिए साधन देना चाहिए था। क्योंकि आनंद फानन में बिना किसी सोचे समझे केवल दिल्ली को क्लीन करने की नीयत से, सत्ता उस समय बड़ी ताकतवर थी, इमरजेंसी का टाइम था, उस कारण से जितने भी लोग थे गांव के, इन सबको विस्थापित किया गया और वहां जगह लौट की गई। समय चेंज हो रहा है, दिल्ली में लोगों की तादाद बढ़ रही है, चरागाह खत्म हो चुके हैं, लोगों को जानवरों के लिए साधन नहीं मिलता उनको खिलाने का, तो लोग क्या करेंगे? अपने बच्चों को पालने के लिए गाय भैंस भी रखेंगे और अपने परिवार को भी वहीं रखेंगे। अब लोगों ने वहां मकान बनाने शुरू कर दिए, यही प्रॉब्लम हो गई। जितने करप्ट ऑफिसर्स हैं उनको लगता है अब यह लूटने का समय आ गया है, तो कोई ना कोई ऑफिसर कोई ना कोई बहाना लेके वहां पहुंच जाता है, उनको डर दिखाता है, उनको भय दिखाता है, सीलिंग का डर दिखाते हैं। यही कारण है कि आज पूरी दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। सर, वो हमारे लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली की सरकार का हिस्सा है, इसे हमको उनकी सुननी चाहिए और उनकी मदद करने के लिए हमको एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि वो लोग जहां रहते हैं, आज उन्होंने अपना गांव छोड़ा, अपना घर बार छोड़ा, अपनी पैतृक जगह छोड़ी, वहां जाके बसे जंगलों में। मदन जी 2 मिनट हो गए। सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उन लोगों की आज की हालत को देखते हुए और उस समय की हालत को देखते हुए सरकार को सहानुभूतिपूर्वक सोचकर उनके लिए न केवल वहीं स्थापित करने की पूरी सुविधा दी जानी चाहिए, बल्कि उनको वो परमानेंट रेजिडेंट के रूप में उनको विस्थापित करना चाहिए वहीं। मैं कुलदीप जी के इस प्रपोजल का स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए बहुत एक बर्निंग टॉपिक है, आज हमको उनकी मदद के लिए खड़ा होना चाहिए। मैं उनका समर्थन करता हूं और आपका विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। श्री विजेंद्र गुप्ता जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली की डेयरी कॉलोनी में एमसीडी वहां पर जाकर जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, जिस तरह का पैनिक हो रहा है, जिस तरह का आतंक है, मैं इस प्रस्ताव में एक संशोधन इस सदन के समक्ष पेश करना चाहता हूं कि डेयरी फार्मों पे जो कार्रवाई की जा रही है, जो तलवार लटकाई गई है, जो सीलिंग की जा रही है, जो डिमोलिशन किया जा रहा है, उस पर तुरंत रोक लगाई जाए। सबसे पहले तो उनको रिलीज देना है कि जो कार्रवाई हो रही है जिससे हाहाकार मचा हुआ है, और कार्रवाई करते वक्त एजेंसीज का भाई उनको बोल लेने दीजिए। बोल एक मिनट मैं आपकी बात को ही बढ़ा रहा हूं आगे। जो सही राम जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। मामला ये अदालत से चला है। एजेंसीज को भी मैं यही कहूंगा कि वो भी कहीं ना कहीं बंद गई हैं और हाई कोर्ट के फैसले, एनजीटी के फैसले के कारण ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। हमें इस कार्रवाई को तुरंत रोकना चाहिए। ये सदन सर्वसम्मति से ये पारित करे और उसके बाद इसमें जो सबसे बड़ी जरूरत है वो ये है कि मालिकाना हक तो दिया ही जाए, इसके साथ साथ इसका लैंड यूज भी चेंज किया जाए। जब तक लैंड यूज चेंज नहीं होगा, जब तक मालिकाना हक नहीं मिलेगा और उससे पहले ये तोड़फोड़ की कार्रवाई को तुरंत रोक लगाई जाए। इसमें एमसीडी कोर्ट के सामने ये प्ली ले और दिल्ली सरकार से भी हमारी मांग है कि इसमें इंटरवीन करे और इंटरवीन करके एनजीटी में पार्टी बने और असेंबली का पक्ष वहां पर रखा जाए और फिर उसके बाद इसकी तमाम सबसे पहली जरूरत है वहां पर होने वाली कार्रवाई को तुरंत रोका जाए, वरना कार्रवाई चलती जाएगी, लोग परेशान होते रहेंगे, लोग तबाह होते रहेंगे और निष्कर्ष कुछ निकल नहीं पाएगा। तो अभी जो आग लगी है उसको तुरंत रोकना चाहिए, उसको बुझाने की जरूरत है
और उसमें ये संशोधन करके हम इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं। श्री सोमनाथ जी। महोदय, आपने मुझे इस ज्वलंत मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पे एक मत जो बन के निकल रहा है हाउस से कि विपक्ष और पक्ष दोनों चाहता है कि इस डेयरी के मुद्दे पे जो डेयरी के लोग हैं इनके साथ न्याय हो, और मैं इस बात को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिस प्रकार से केजरीवाल सरकार ने गोपाल राय जी के मार्फत कई मीटिंग्स ली, एक नहीं कई मीटिंग्स ली, और उन हर मीटिंग में जो फैसले लिए गए, क्योंकि ये दूसरा उदाहरण है कि टायरेनी ऑफ द सिलेक्टेड वर्सेज इलेक्टेड का, मैं बड़े विनम्रता के साथ इस बात को रखना चाहता हूं कि माननीय गोपाल राय जी ने डेयरी वालों के साथ होने के लिए जिन जिन बातों का संकल्प लिया, जिन जिन बातों का फैसला लिया, इन बातों को अधिकारियों ने उस प्रकार से कोर्ट के सामने पेश नहीं किया। मैं कोर्ट में ही था। इस बात का मुझे दुख है कि सरकार हमारी लगातार डेयरी वालों के साथ काम कर रही है, उनके साथ न्याय करना चाहती है। 2019 का जो फैसला है उसको जैसे उसमें हर स्टेप्स दिखाए गए उसके साथ वो काम करना चाहती है, लेकिन अधिकारियों ने अपने मनमर्जी से गोपाल राय जी के आदेश को जैसा उन्होंने कहा वैसा उन्होंने कोर्ट में नहीं रखा, और यहां तक कि उन्होंने कभी कभी तो उल्टा ही रखा। मैं जानना चाहता हूं विजेंद्र गुप्ता जी से कि अधिकारियों की ताकत कहां से मिलती है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के फैसले को उस प्रकार से बिल्कुल कभी कभी विरोधाभास में हम कुछ कह रहे हैं वो कुछ कह रहे हैं। मैं कोर्ट में ही था। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि उन अधिकारियों ने जिन्होंने सरकार के आदेशों के अवहेलना की उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि एलजी साहब तक ये बात पहुंचाए विजेंद्र गुप्ता जी कि जिन अधिकारियों ने डेयरी वालों के विरोध में, सरकार की इच्छा के विरोध में के बावजूद उन्होंने वहां पे बातें रखी, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। दूसरा, एक तरफ तो पीएम उदय जैसी योजना ला करके मतलब एकड़ों में जमीनें फालतू में दी जा रही हैं उन लोगों को जिनके ऑलरेडी जमीन है, और इस तरफ डेयरी वाले जो कई दशकों से बैठे हुए हैं, जो डेयरी का बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, उनको उजाड़ने की तैयारी चल रही है। तो मैं चाहता हूं कि डेयरी वालों को जहां जैसे वो बसे हुए हैं, मकान बन गया, दुकान बन गया, जो बन गया, उनको मालिकाना हक और चेंज ऑफ लैंड यूज तुरंत किया जाए, उनके साथ जाति ना हो। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा था। तीसरा, बातें चल रही हैं कि जी गाय का दूध मिलना चाहिए, भैंस का दूध मिलना चाहिए। अरे भाई, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, चाहे वो गोबर गैस प्लांट हो, चाहे उनके सीवर की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, वहां अधिकारियों ने उनका साथ नहीं दिया, इस कारण से उनकी स्थिति बनी। और चौथा, भाई जिन गायों की, जिन भैंसों की आप वहां पे चिंता हाईकोर्ट में करना चाहते हैं, वो गायें और वो भैंसें इन डेयरी वालों की नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, डेयरी वालों ने अपने गायों की और भैंसों की पूरी चिंता की है। वो गार्बेज नहीं खा रहे, जो कूड़ा खा रहे हैं वो उनकी नहीं है, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। इसलिए आवारा पशुओं के साथ डेयरी वालों को ना जोड़ा जाए और उनके किए का इनको पनिशमेंट ना दिया जाए। धन्यवाद। कुलदीप कुमार जी ने जो संकल्प सदन में रखा, भाई अब नहीं, देखिए मैं अब किसी को नहीं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ, भाई ये ठीक नहीं है नरेश यादव जी, ऐसे तो काम नहीं चल सकता, ऐसे तो मैं हेल्पलेस हूं, मैं सदन नहीं चला सकता, ऐसे सदन नहीं चल सकता। कोई नाम मेरे पास, कोई तो तरीका होगा, नाम आएंगे मेरे पास, ऐसे तो नहीं। जो सदस्य, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बैठिए। बोलिए,
2 मिनट में पूरा करिए प्लीज। सर एक बात बताओ, पहली बात तो मुझे बोलने का इस मामले में तो बिल्कुल राइट है और मुझे ही नहीं बोलने दे रहे हो आप। बोलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। लागे 2-4 दिन आप भी डेयरी में रखने पड़ोगे। यहाँ अध्यक्ष महोदय, मैं 2019 में माननीय मंत्री गोपाल राय जी ने एक समिति का गठन किया जिसकी अध्यक्षता करने का मुझे मौका मिला और इस पूरे मामले को बड़ा बारीकी से मैंने समझा। अभी सभी माननीय सदस्यों ने अपने अपने वक्तव्य रखे, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। जब करीबन हमारी उम्र जितनी है उस समय डेयरियाँ अलॉट की गई थी, 50-50 गज की डेयरियाँ हैं, जिसके अंदर रूल रेगुलेशन था कि 5 भैंस और 3-4 बच्चे उनके उस डेयरी के अंदर रह सकते हैं। लेकिन जो लोग इन डेयरियों में पशुपालन करने के लिए आए थे उनको समझने की ज़रूरत है वो लोग कौन हैं। कोई बिल्कुल संपन्न परिवार से तो आए नहीं वो लोग, वो सब नीडी लोग थे। सबका पशुपालन का लंबा अनुभव था, ग्रामीण क्षेत्र से आए थे, कोई हरियाणा से आया था, कोई उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्यों से आए थे और उन्होंने आके दिल्ली के अंदर ये डेयरियाँ खोली। और जब ये डेयरियाँ खुली तो मैं अपने यहाँ की बात करता हूँ और दिल्ली के सारी डेयरियों की बात करूँ जिसमें 11 डेयरियाँ, जिसमें 3 डूसीब और 8 डेयरी जो एमसीडी की है। मेरे यहाँ पे नंगली डेयरी, गोयला डेयरी, ककरोला डेयरी है। और मैं, आप तो हमारे पिता तुल्य हैं और आपने सब कुछ देखा है, कभी वहाँ पे खेत हुआ करते थे। जब इन डेयरी के जो पशु हैं वो खेतों में चरने के लिए जाते थे, पशुपालन के लिए वहाँ पे ज़मीनें थी, गाय चराने के लिए, भैंसें चराने के लिए ज़मीनें हुआ तो करती थी और सैकड़ों एकड़ में हुआ करती थी। तो इवन ये हालत थी कि एक समय का अगर उनको खाना दाना ना दिया जाए तब भी काम चलेगा, क्योंकि वो चर के आते थे खेतों के अंदर। स्थिति ऐसे पलटी के धीरे 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 उन डेयरियों के आसपास में बहुत सारे अनऑथराइज कॉलोनियाँ कटी, जिसको फिर बाद में दिल्ली सरकार ने 1739 कॉलोनियों की लिस्ट में डाल दिया और वहाँ पे डेवलपमेंट के काम हुए, सीवर लाइन, पानी की लाइन, तमाम काम। लेकिन अब वो डेयरी उनके बीच में आ गई। उन डेयरी से निकलने वाले जो नाले हैं वो गोबर से भरे हैं। क्यों भरे हैं? क्योंकि अभी तो एमसीडी के अंदर पौने 2 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। गत पिछले 15-20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मैं चुनौती देता हूं, किसी एक डेयरी में, गुप्ता जी पहले सुन लीजिए, पहले जो मैं विजेंद्र जी मुझसे बात करिए गुप्ता जी, मैं बारीकी से सुनिए, बारीकी से अध्ययन करके बात बोल रहा हूँ। बड़ी परेशानी है। बारीकी से अध्ययन करके बात बोल रहा हूँ कि अगर आपने गोबर गैस प्लांट ठीक से बना दिए होते तो शायद इस सदन पे आज ये चर्चा नहीं होती। नंबर 1। नंबर दो 8 डेयरी एमसीडी की जमीन पे चल रही है। एमसीडी को मैं आपको रिटर्न में दे सकता। एमसीडी को दिल्ली जल बोर्ड ने बार बार डेफिशिएंसी भेजी कि भैया हमें आप पैसा दे दीजिए। आज डेयरी के लोग जो हैं वो पानी कहाँ से ले रहे हैं? बेचारों ने मजबूरी में समरसीबल कर रखा है। तीसरे दिन एसडीएम पहुंच जाता वहां पे सील करने के लिए, एमसीडी पहुंच जाती सील करने के लिए। क्यों? अगर वो आज समरसीबल बंद कर दे तो पशु पानी कहां से पिएंगे? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सच्चाई है कि नहीं है? तो डेफिशिएंसी निकाली के एमसीडी वाले भाई पैसे दे दो। भाजपा की सरकार थी, एक सिंगल पैसा एमसीडी ने दिल्ली जल बोर्ड को पानी की लाइन डालने के लिए नहीं दिया गया, इसलिए ये नौबत आके खड़ी हुई। धीरे धीरे करके दूसरा इनके ऊपर जो बिजली का बिल आ रहा है, कॉमर्शियल आ रहा है, हमने इस कमेटी ने यह भी रिकमेंड किया था कि इनको एग्रीकल्चर का रेट दिया जाए। एग्रीकल्चर के बिल इनके आने चाहिए। भैया कमर्शियल कहां से दे देंगे? एक भैंस क्या कमा के देती है एक पशुपालन अगर आप करोगे तो ये तमाम सुनिए तो ये बोल रहे हैं ना भाई साहब, सुन लीजिए गुप्ता जी, चीजों को समझिए, सुनिए। अब बात आई है मिक्स लैंड यूज की। क्यों मिक्स लैंड यूज का क्या फायदा होगा? अच्छा, दूसरी बात क्या कि इन्होंने कच्चे स्ट्रक्चर बना लिया, ऊपर टीन शेड डाल दिया। अब मान लीजिए घर में 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, उनकी मदर है, उनके फादर है, और उनके पिताजी पशुपालन करने के लिए किसी एक डेयरी में आ गए। परिवार कहाँ जाएगा जी? परिवार को छोड़ के आ जाए? और वो बेचारा अपने 4-5 बच्चों को, अपने परिवार को पूरा कर लेकर वहाँ पे आ रहा है, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लिया ऊपर उन्होंने। फिर वो लोग जो उनके साथ में मदद करते हैं, मजदूर जो हैं, जो सुबह भूसा उनको खिलाते हैं, गोबर को उठाते हैं, तो वो कहाँ जाए? तो उन्होंने दूसरी मंजिल बना ली, डेमोलिशन हुआ। तो सारी स्थिति कहानी यहाँ से निकल के आती है कि वो लोग थक गए, परेशान हो गए। इवन कई सारी कॉलोनियों में डेयरी वालों को पशुओं के साथ इतनी हीन भावना से देखने लग गए कि हमारे पास आते लोग शिकायत लेके कि यार इन डेयरी वालों को भगाओ यहाँ से। अरे भाई साहब, दूध तो आप वहीं से लेते हो, भगाओ इनको, डेयरी वालों को। तो हालात ये इसलिए हुए कि ना गोबर गैस प्लांट बना, ना पानी की लाइनें डाली गई, ना वहाँ पे
एग्रीकल्चर उनके ऊपर रेट लगाए बिजली के। इसलिए ये जो मिक्स लैंड यूज की बात हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि बिना पोल्यूशन वाला, बिना प्रदूषण वाले छोटे उद्योग वो वहाँ पे खोल सके, उनकी जीवन याचिका वहाँ से चल सके और वहाँ पे अपना कमर्शियल रेजिडेंस बना सके और उनको मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे 74/4 की जमीनों की हालत आज दिल्ली के अंदर है। आज 74/4 की जमीनों का 99 साल का पट्टा हुआ था, कुछ लोगों को भूमि दर का राइट मिल गया, कुछ को नहीं मिला, वो धक्के खाते घूम रहे। ठीक ही ऐसा इनके साथ हो रहा है। इसलिए मिक्स लैंड यूज इनका आप ये प्रपोजल लेके आए और सदन ये प्रस्ताव पास करके भेजे। कुलदीप भाई जो संकल्प लेके आते हैं मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं और इनको मालिकाना हक दिया जाए। लेकिन मिक्स लैंड यूज का सदन आज ये प्रस्ताव पास करके भेजे। अभी आपने कहा कि ऊपर तालियां मत बजाइए सर, ये उनकी पीड़ा है। ये सारे डेयरी वाले बैठे सर आज ऊपर, क्योंकि हम कई वर्षों से इनके साथ में टच में सारे विधायक साथी। मैं इन 2.5 लाख लोगों को आश्वस्त कर रहा हूं इस सदन के माध्यम से कि ये मिक्स लैंड यूज, सुनिए गुप्ता जी, लैंड यूज चेंज करने का अधिकार, लैंड यूज चेंज करने का अधिकार भी दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय के पास है। मुझे पूरा भरोसा है कि सदन जब ये प्रस्ताव पास करके भेजेगा तो ये पूरी जिम्मेवारी आपकी बनती है कि उस लैंड यूज को चेंज कराने की जिम्मेवारी आपकी है, वरना इसके पाप के भोगी आप होंगे और कोई नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब श्री कुलदीप कुमार जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरोध में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। संकल्प स्वीकार हुआ। ये रेजुलेशन 88 में आता ना, ये रेजुलेशन 88 में, विजेंद्र जी रेजुलेशन 88 में आता है। वो गलती रह गई होगी, 88 में आता है। हाँ 88 में 89 है। चलिए लंच के लिए 2:45 बजे तक, लंच के लिए 2:45 बजे तक हाउस स्थगित किया जाता है।